हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशु त्रिपाठी है और आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं सक्सेस कर्व के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है 4 लेक्चर्स में, और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड मॉड्यूल, जो कि हमारा आज 5th लेक्चर होने वाला है। और ये मॉड्यूल 5th 6th और 7th 3 लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। इस मॉड्यूल में हमें पढ़ना है सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, देन उसके बाद पढ़ना है हमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन पढ़ना है लॉ ऑफ टॉर्ट, एंड लास्टली द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। और उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यूज थोड़ा सा देख लेंगे, फिर हमारा ये जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि हमारे पास टाइम कम है, और कम टाइम में हम बेहतर तैयारी कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले वो एलिमिनेट करना है कि कहाँ कहाँ नहीं टच करना है, किस किस पोर्शंस को। तो उसी अकॉर्डिंग जो हमने ये पीपीटी प्रिपेयर किया है या जो मॉड्यूल सेट किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग किए कि जहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे और आप इजिली उसको टैकल कर लोगे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लीगल स्टडीज में सबसे कम मेहनत करना है। इसलिए कम मेहनत करना है क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया है, और बिल्कुल नया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। तो ठीक है, आज लेक्चर शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हाँ, 20-25 दिन ही है आपके एग्जाम में बचे हुए। तो बाकी पेपर्स जो आपने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आप उसका रिवीजन शुरू कर देना। आप उसका रिवीजन करते रहो, बाकी लीगल स्टडीज में नंबर आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ज्यादा टाइम का वेस्ट ना करते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत अभी कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फिफ्थ लेक्चर। देखिए यहाँ पे हम बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो थोड़ा सा और ऊपर कर दिया जाए। चलिए, अब हम अभी भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इधर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज फिफ्थ लेक्चर में, तो हम यूनिट 2 जो है उसका शुरुआत कर रहे हैं, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, किस तरीके से हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। जो बायर होता है, सेलर होता है, उसके राइट्स क्या होते हैं, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, कौन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, क्या कोई एक मरा हुआ आदमी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। तो हम इस पे देखेंगे कि कौन कौन कैसे कैसे ट्रांसफर करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं वो लाइक करेगा तो कोई इशू नहीं है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बाकी फैकल्टीज जो इस पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए वो काम कर रहे हैं, ताकि आपका QET का जो प्रिपरेशन है वो बेहतर हो पाए। तो उनके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, रिपोर्ट नहीं करिएगा, बाकी ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारा ये मैटर प्रॉपर्टी से रिलेट करता है कि किस तरीके से हम उसका ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे। तो हम इंडिया में किससे गवर्न करते हैं उसको, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो 1882 है, हम उससे क्या करते हैं कि उसको गवर्न करते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसफर करेंगे। हमारी जो प्रॉपर्टी है वो किस ये मेथड से ट्रांसफर होगी, क्या क्या प्रोसेस होगा ट्रांसफर का, और क्या राइट्स एंड क्या ड्यूटीज होंगे उसके। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मुझे वीडियो कंप्लीट करना होता है। इसके बाद जब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, तो ऑब्जेक्टिव है कि टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन। यानी कि ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये एक्ट का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं लिविंग पर्सन में, उनको किस तरीके से रेगुलेट करना है। क्योंकि हमें पता है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। अब आपको एकदम खुला छोड़ दिया जाए, एकदम रूल्स रेगुलेशन आपसे हटा दिए जाए कि भैया आपके मर्डर करने पे क्या होगा कि कोई सजा नहीं है, आप एकदम फ्रीली मर्डर कर सकते हैं, एकदम मतलब जीवन दान है आपके लिए, तो ये गलत चीज है। तो वैसे ही प्रॉपर्टी में कि प्रॉपर्टी आप इलीगल काम के लिए ट्रांसफर नहीं करिएगा, या किस मेथड से ट्रांसफर करिएगा, ताकि जो एक पार्शियलिटी है और जो एक आपका जो एक्ट है वो लीगल एक्ट है सोसाइटी में, उसके लिए क्या करना है भैया कि हमें आपके एक्ट को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इसी में आज ये पढ़ेंगे क्या क्या चीज हो सकता है, आप कैसे कैसे हम प्रॉपर्टी क्या क्या ये कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भैया आपके पास दो तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो मूवेबल हो सकती है या इमूवेबल हो सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर होती है, इमूवेबल भी, लेकिन कैसे गवर्न करते हैं कि हम आगे पढ़ेंगे उसको। अब जब हम बात करते हैं भैया देखो प्रॉपर्टी के बारे में ना, तो प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की हम बात करें ना, तो हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये डिफाइन नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लॉ आप पढ़ोगे जब, या लॉ स्टूडेंट बन जाओगे, उम्मीद है कि आपका CUET का रिजल्ट बहुत अच्छा हो, भगवान से ये प्रे मैं भी कर रहा हूँ, और आप मेहनत भी करो। तो आप अगर लॉ में जा रहे हो, BLLB या कहीं और कोई दूसरे कहीं जा रहे हो जहां पे लॉ की तैयारी हो रही है, या आप लॉ पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे कि एक्ट में जो डेफिनेशन है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब इसका डेफिनेशन नहीं है, तो इसको बहुत वाइड स्कोप में हम देखते हैं। अब वाइड स्कोप में देखने का मतलब है कि हम प्रॉपर्टी का मतलब अभी तक क्या समझते थे, थिंग समझते थे, कि वस्तु समझते थे, तो हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो बोला जाता है कि कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी राइट
जिसका इकोनॉमिक वैल्यू हो वो प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं एकदम अभी आपके सामने से। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो से अगर यूट्यूब मुझे 5 रुपए भी देता है, तो ये जो मेरा पीपीटी है, ये जो मेरा 40 मिनट का लेक्चर है, ये क्या है मेरे लिए? तो भैया ये मेरा प्रॉपर्टी है, इस पे मेरा कॉपीराइट है। अब कॉपीराइट कैसे है? ये मेरे मटेरियल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप बिना मेरे से पूछे किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ इसका इलीगल यूज कर रहे हैं या इकोनॉमिक यूज कर रहे हैं, बट बिना मेरे परमिशन के, तो वो क्या होगा भैया? कहीं ना कहीं आप मेरे प्रॉपर्टी को हार्म कर रहे हैं। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, जो हमारा राइट है, वो भी क्या? एक प्रॉपर्टी है। आप मान लो कि ओनर हैं किसी हाउस के, तो आप ओनर क्यों हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा उस हाउस पे किसका राइट है? आपका राइट है। आप उस पर ताला बंद करिए, आप क्या करिए भैया कि आप अंदर कैसे भी रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी सो रहे हैं, आपका घर है। तो आपके पास जो राइट है वो क्या है भैया? वो इकोनॉमिक टर्म्स में हम देख सकते हैं, क्योंकि राइट कहाँ है भैया? तो उस पूरे हाउस में आपका राइट है। तो ये भी क्या होती है? एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी का जो अब आप सेंस है ना, वो आप माइंड में थोड़ा चेंज कर लेना कि प्रॉपर्टी मतलब वही नहीं कि थिंग्स जो हम देख रहे हैं, किसी का कार है, ये है, ये मेरा मोबाइल है, तो ये चीज नहीं है। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी राइट जिसका इकोनॉमिक वैल्यू हो, वो क्या है भैया? प्रॉपर्टी है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो हम बात करेंगे, तो देखो मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, वो अगर हम एक से दूसरे पास ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो होता है वो उसको गवर्न करता है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसको गवर्न करता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी को कौन गवर्न करता है? तो जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये गवर्न करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। ये एक केस है, मैं बट इसको स्किप करूंगा इसलिए क्योंकि ये बहुत जरूरी नहीं है आपके लिए कि किस तरीके से मतलब क्या दोनों में डिस्टिंग ये डिफरेंस है। बट मैं आपको बता देता हूँ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। मूवेबल प्रॉपर्टी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या हो कि एक से दूसरे तक ट्रांसफर हो उसी स्टेट में जिस स्टेट में प्रॉपर्टी है। यानी कि मेरा मोबाइल ऐसे है, मैं इसको उठा के ऐसे किसी को दे दूंगा, ये ट्रांसफर हो गया, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये लैपटॉप जहां मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये टेबल लैम्प, यहाँ पे जो चीज रखे हुए हैं, फाइल्स, ये सब क्या है? तो ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि मैं फाइल्स वैसे ही उठा के दे रहा हूँ। लेकिन अब मैं बात करता हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो सपोज आपका घर है, अब मैं उसको मान लो कि इमूवेबल मतलब वो मूव नहीं कर सकता है, लेकिन वो कब तक हम उसको इमूवेबल कहेंगे? तो बोला गया कि कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो उस स्टेट में कहीं मूव ना कर पाए, जो उस स्टेट में कहीं मूव ना कर पाए। यानी कि आप बहुत जगह देखते हो, अभी तो यूपी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है बुलडोजर चलने का। अगर उस प्रॉपर्टी पे हम बुलडोजर चला देते हैं, जितने भी आपके रूम्स हैं, जो आपका ड्राइंग रूम है, किचन है, सब टूट के गिर जाता है, और उस मलबे को हम उठा के कहीं ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या आप नहीं बोलोगे कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी था? तो यहाँ सिंपल सा डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो जिस स्टेट में है उस स्टेट में हम उसको ट्रांसफर ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के बाहर क्या है? ट्री है, पेड़ है आपके घर के बाहर। अब हम उसको अभी क्या बोलेंगे? तो हम उसको बोलेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि हम उसको उस स्टेट में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि वो सूख गया पेड़, हम उसको काट दिए, हम उसको वुड के फॉर्म में चेंज कर दिया, अब हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो उसका स्टेट था वो चेंज हो गया। तो मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस होता है, वो ऐसा नहीं है कि भैया मूव कर सकता है नहीं कर सकता है, वो उस स्टेट में अगर मूव नहीं कर रहा है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और जो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में मूव कर जा रहा है, तो वो क्या है भैया? वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। यही डिफरेंस है। अब बात है अभी कि प्रॉपर्टी कौन ट्रांसफर कर सकता है, क्या सब कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? तो इसके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन, ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आता है कि भैया कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन जो 18 ईयर्स से अबव है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो वहां सेक्शन 10 इसको डिनोट करता है कि भैया कॉम्पिटेंट मतलब पर्सन कौन होंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब एक प्रूडेंट आदमी होना चाहिए, एक रीजनेबल माइंड का आदमी होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का आदमी नहीं होना चाहिए, और उसको कोई लॉ डिस्क्वालीफाई ना करे कि भैया आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लॉ भी डिस्क्वालीफाई कर देता है कि भैया आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप पे कुछ चार्जेस लगे, कुछ इस तरीके से। तो उस कंडीशंस में आप क्या कॉम्पिटेंट आदमी वहां नहीं माने जाएंगे। अब जो ट्रांसफर करता है भैया, हम उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफरर कहते हैं। और जिसके पास ट्रांसफर होता है उसको हम कहेंगे ट्रांसफरी। यानी सपोज मैं मेरा नाम प्रियांशु है और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है तोषवन।
अगर मैं अपना प्रॉपर्टी क्या है कि तोषवंत को दे रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं जो हूं वो हो जाऊंगा ट्रांसफरर। क्यों? क्योंकि भैया मैं अपना प्रॉपर्टी क्या कर रहा हूं, मेरे पास से प्रॉपर्टी थी, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, और जो सामने वाला पार्टी है वो हो जाएगा ट्रांसफरी। यही दोनों का वो डेफिनेशन का है। तो आप याद रखना, अगर आपसे पूछा भी जाए एग्जाम में कि भैया अगर कोई प्रॉपर्टी अपना ट्रांसफर करता है तो उसको क्या कहते हैं, तो दोनों ऑप्शन रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट में ओ आर लगा रहे, मतलब भैया हम दे रहे हैं, और डबल ई लगा रहे हैं मतलब तुम ले रहे हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत ट्रिकी इसको बनाने का काम नहीं है। अब वैल्यू ट्रांसफर के क्या क्या इसेंशियल्स हो सकते हैं, तो देखो सबसे पहला इसेंशियल आता है कि ट्रांसफर शुड बी मेड बिटवीन टू और मोर लिविंग पर्सन। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब टू और मोर लिविंग पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो ये जानने के लिए हमारे बहुत जरूरी है कि लिविंग पर्सन में ही ट्रांसफर क्यों होगा। क्योंकि भैया जब वो डेड हो जाएगा तो हम ऐसा, मेरे अभी ध्यान में नहीं है, शायद अगर कोई डेथ हो जाता है तो उसके बॉडी को एज अ प्रॉपर्टी भी हम ट्रीट करते हैं कभी कभी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई पर्सन डेथ कर जाता है तो वो कंसेंट कैसे देगा। तो कुछ कुछ क्राइटेरिया है उसमें भी कि उनके जो लीगल हेयर होंगे, उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बट वो भी क्या है कि कहीं ना कहीं एक लिविंग पर्सन के कंधे पे ही बंदूक रख के वो डेड पर्सन काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सोया है एक ही बार और मतलब बेचारा मर गया, अब तो मर ही गया है तो क्या ही कर सकते हैं, अब उसके बाद एक ही बार उठ रहा है, रात में सपना में आ रहा है, कह रहा है कि भैया हम तो ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर उनको भी ट्रांसफर करना है तो जो उनके लीगल एयर्स हैं या लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या होंगे भैया, तो वो भी लिविंग पर्सन होंगे। वो जो मरे हुए व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे भैया, उनके कंधा पे से बंदूक रखेंगे, बोलेंगे भैया आप ट्रांसफर कर दो। यानी कि आप लिविंग पर्सन ही होने चाहिए। दूसरा इसमें आता है कि देखो वहां पे कोई भी फॉर्म का हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि भैया कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में। अब मालूम चला कि प्रॉपर्टी मेरा है, हमको क्या करना है भैया कि यूएसबी को ट्रांसफर करना है। उसमें क्या हो रहा है कि हम, मेरा प्रॉपर्टी है, हम सोए हुए हैं दिल्ली में, मान लो कि कहीं हम घूम रहे हैं, इधर कोई थर्ड पर्सन आता है, कहता है भैया कि ये लीजिए यूएसबी वाले, ये लीजिए ये प्रॉपर्टी रख लीजिए आप। प्रॉपर्टी तो मेरा है, यानी कि उस प्रॉपर्टी पे जिसका राइट है ट्रांसफर करने का वही करे। इनकम्बरेंसेस का यहाँ पे मतलब क्या है भैया कि वो डिस्प्यूट में नहीं होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी पता ही नहीं है कि अभी आपका है या सामने वाले पार्टी का है, और आप दोनों लड़े रहे हैं, मतलब सामने वाला पार्टी उठा के दूसरे को दे देता है, तो ऐसा नहीं होता। इसके बाद हम बोल रहे हैं कि ट्रांसफर कब नहीं होना चाहिए भैया, तो कोई भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए नहीं होना चाहिए। आपका कोई इलीगल इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि हम वो प्रॉपर्टी क्यों बेच रहे हैं। इसके बाद बोला गया कि ऐसा कोई पर्सन इन्वॉल्व ना हो उसमें जो लीगली डिस्क्वालीफाई हो। अब लीगली डिस्क्वालीफाई का मतलब भैया कि आपको लॉ क्या करता है, पानी पी लेते एक मत, तो लॉ जो भी करे। हाँ, तो यहाँ पे बोला गया कि लॉ क्या करता है कि किसी पर्सन को मान लो डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और फिर आप उस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो वो ट्रांसफर जो होगा वो वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कि ट्रांसफरर हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी मस्ट। अब यहाँ पे हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा। हमने लिविंग पर्सन की बात की, हमने कॉम्पिटेंसी की बात की, लेकिन जो ट्रांसफरर होगा हम उसकी कॉम्पिटेंसी देखेंगे, ट्रांसफरी की कॉम्पिटेंसी हम नहीं देखेंगे। यानी कि भैया हम देखेंगे कि सामने वाला पार्टी का कोई मतलब नहीं है भैया कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, हम उसके नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारी कॉम्पिटेंसी होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भैया आप अभी उसके ओनर हैं जो आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपके लिए कॉम्पिटेंट होना, आपका कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी ट्रांसफर का प्रोसीजर है आप इनिशिएट लोगे वहां पे। सबसे पहले है कि कॉम्पिटेंट टू मेक द ट्रांसफर। ऑफ कॉम्पिटेंट कैसे होगा, तो जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी कैसे होता है। उसके बाद बोला गया कि इंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, यानी कि हम, मैंने एक एग्जांपल दिया कि कोई थर्ड पर्सन आता है, मेरा प्रॉपर्टी उठा के सेंट्रल इंस्टीट्यूट को दे देता है कि लो भैया रख लो, तो ये नहीं कर सकता है। यानी कि मेरा वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी पे क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया मैं उसको कैसे ट्रांसफर करूंगा, तो ये मुझे समझना पड़ेगा। इसमें आप बीच में आ रहे हो तो ये आप गलत काम कर रहे हो, और उसके लिए फिर मतलब ये ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। ये तो वही हुआ भैया कि बगल में मेरे दूसरे मॉल है, हम यहाँ दुकान खुले हुए हैं, मॉल वाला आता है मेरे दुकान से सामान बेच देता है किसी को, ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो ये नहीं होता है। और इसके बाद आता है कि ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी।
इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट हिज ओन प्रॉपर्टी। अब मान लो कि कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि चलो वो उसका प्रॉपर्टी नहीं है, बट दूसरे का प्रॉपर्टी है, बट उसका उस पर राइट है, वो ऑथराइज है कि उस प्रॉपर्टी के साथ वो कुछ काम कर सकता है। अब इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे सॉरी। मान लो कि क्या होता है यहाँ पे, बहुत हम सिंपल सा चीज देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी है, मान लो कि मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या हुआ है कि मैंने तो उनसे बहुत ज्यादा लोन ले लिया था। तो हम उसको बोल देते हैं कि सुनो ना, एक काम करना, रह रहे हैं अभी इस घर में, इस समझो कि तुम्हारा ही घर है, क्योंकि इतना पैसा तो हम तुमसे ले लिए हैं, तुमको जब जरूरत पड़े तुम उसको क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। वो आदमी बेच रहा है उस प्रॉपर्टी को, हमने उसको बोल भी दिया है, हमने इसी बेस पे उससे लोन भी लिया है, तो ठीक है, उसके पास अभी ओनरशिप नहीं है, वो इस प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर रहा है, बट वो ऑथराइज है कि वो मेरा प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, उस कंडीशन में वो मेरा प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। इसके बाद हम बात करेंगे तो एप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए, यानी कि जैसे मान लो कि देखो जमीन का रजिस्ट्री वगैरह होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके से हमें करना है। तो हम अगर मान लो कि किसी को लैंड दे रहे हैं या किसी को ये हाउस दे रहे हैं, ये तो नहीं देंगे, एकदम उधर नहीं देखना, हम दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जो मेरा वो इंटाइटलमेंट है या हम ऑथराइज भी नहीं उस चीज के लिए, और भगवान न करे कभी हम हो भी इस चीज के लिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए, यानी कि भैया हम एक प्रोसेस से काम करेंगे। अगर बोला गया है कि जमीन को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा ट्रांसफर करने के बाद दूसरे के नाम पे, तो वो करना पड़ेगा, बिना उसके ये जो ट्रांसफर है वो वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो हमें ये चीज भी देख के वहां पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया कि भैया देखो, अगर कंडीशनल ट्रांसफर बात करते हैं, कि मान लो कोई कंडीशनल ट्रांसफर है कि हम इस कंडीशन पे ये चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो जो कंडीशन होना चाहिए वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, या कोई पब्लिक पॉलिसी को हार्म ना करे। अब इम्पॉसिबल में आप भी सोचेंगे कि भैया क्या हो सकता है, तो अब इम्पॉसिबल का मतलब है भैया कि हम ये इसलिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं कि जो हमारा कंडीशन है क्या है कि हम चांद तोड़ के लाएंगे, हम तारे तारे तोड़ के लाएंगे। ले आइए, ले आइए भैया, हम भी देख ले कैसे चलाया जाता है, क्योंकि हमको तो नहीं पता कि किस तरीके से लाया जाता है। तो ठीक है, बाकी कोई इश्यू नहीं है इसमें, इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। तो आप ट्रांसफर आराम से कर सकते हैं, कंडीशन पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन होना चाहिए वो इमोरल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, और पब्लिक पॉलिसी को हार्म नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद आएंगे हम लोग, देखो सेल लीज एक्सचेंज एंड गिफ्ट का जो डिफरेंस है, मैं ये आपको दे दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ लेना खुद से, ये बहुत ज्यादा डीप आपसे पूछेगा नहीं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस पे मैं टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि अगर मैं सेल लीज एक्सचेंज और गिफ्ट बताऊंगा तो लाजमी बात है कि टाइम ज्यादा लगेगा, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा बहुत समझ जाना, ये टेबुलर फॉर्म में आपके लिए इजी है, कोई इशू नहीं है उसमें। मैं स्किप कर रहा हूँ इसको, सॉरी बोल देते हैं, ठीक है सॉरी। बाकी अब बात करते हैं राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब बायर्स एंड सेलर्स में यानी कि भैया जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफर है, उसका क्या क्या राइट्स है, क्या क्या लाइबिलिटीज है, किस तरीके से देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बात करेंगे लाइबिलिटी ऑफ सेलर, कि जो सेल कर रहा है। अब इसमें दो एग्जांपल लेके चलेंगे, एक मान लेते हैं प्रियांशु, और किसको मान लेते हैं सामने, मान लो कि कोई आशीष, आशीष मान लो, आशीष सामने आशीष है, प्रियांशु आशीष, हम अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, आशीष को ट्रांसफर करेंगे। लाइबिलिटी ऑफ सेलर मतलब हम सेल कर रहे हैं तो मेरी लाइबिलिटी क्या है। सबसे पहले है कि डिस्क्लोज द डिफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। मान लो कि भैया हम आपको कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं, हम आपको ये मोबाइल फोन बेच रहे हैं, हम बताएंगे ना कि हाँ इसमें वाइब्रेशन काम नहीं कर रहा है, इसमें रिंगटोन काम नहीं कर रहा है, इसको आप क्या करोगे कि इसका कैमरा बेकार हो चुका है, यानी कि हम इसका डिफेक्ट बताएंगे कि जो बायर को नहीं पता है और जो हमको पता है। अब ऐसा नहीं कि हमको भी नहीं पता है कुछ और आशीष फिर बोले कि अरे आप तो हमको बताया ही नहीं, तो ऐसा नहीं, हमको पता है, हम उसको नहीं पता है तो हमको बताना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि हर डॉक्यूमेंट बायर को दिखाना पड़ेगा कि भैया ये मेरा ओनरशिप है। आप खरीद उरीद के लाएंगे तो बिल तो बना ही होगा, तो बिल ला के दिखाएंगे कि देखो भैया हम ही खरीदे थे, उस समय तो महंगा था तो ठीक है हो गया वो दाम। अब मान लो कि इसके बाद हमारा लाइबिलिटी क्या आता है कि आंसर ऑल द क्वेश्चन पुट टू हिम बाय द बायर। अब मान लो कि आशीष सामने तो कुछ और क्वेश्चन पूछ देता है, सब स्पीड कैसा दे रहा है, कैसा चल रहा है, कितना नंबर पटक दिए हैं, सच नहीं बताना है लेकिन बताएंगे ना, आंसर तो देंगे। आप लॉ में आए हैं तो आंसर तो देना सीखना पड़ेगा, तो आंसर दिया जाएगा कि हाँ भाई अरे 2 ही बार गिरा था, मजाक है, गिरा 3 4 बार है ऐसे, लेकिन 2 बार आप बता दीजिए, यानी कि भैया आप क्वेश्चन जो पूछ रहा है सामने वाला पार्टी तो आप उसका आंसर दीजिए
कि हाँ गिरा दिए थे, ऐसे हो गया था, बदमाशी कर रहे थे तो गिर गया था, एक दो बार बहाना बना दीजिए, तब नहीं बताना है कैसे गिरा था। इसके बाद बात करते हैं तो है कि टेक केयर एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी एंड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल बिटवीन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल एंड द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यही मोबाइल फोन का एग्जाम्पल ले लेंगे, बिकॉज मोबाइल फोन सामने दिख रहा है। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट सिंपल सा ये कहने की कोशिश कर रहा है, आशीष मान लो कि इसका 10,000 दे रहा है हमको, आशीष ने 10,000 मुझे पेमेंट कर दिया और बोला कि मैं अगले वीक आके और इस मोबाइल को ले जाऊंगा। तो जब तक वो क्या है भैया कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ और डेट ऑफ डिलीवरी जो इसके बीच में टाइमिंग है, उसमें हमको इसको प्रिजर्व करके रखना है, फिर ये पटक नहीं देना है और बोलेंगे अरे यार दूसरी बार गिरा। तो ये काम नहीं कर रहा है, प्रिजर्व करके रखना है, आपको रखना है, क्योंकि वो उसने क्या किया था कि वो बोल दिया कि भैया लो 200 रुपया, मैं अगले वीक आके ले जाऊंगा। तो यानी यहाँ हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी एक तरीके से। इसके बाद आएंगे कि बियर ऑल द पब्लिक चार्जेस एंड रेंट विथ रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी ऑफ टू डेट ऑफ सेल, यानी कि जब तक ये मेरे पास है हम इसका ख्याल रखेंगे, यानी कि हम इसको चार्ज करेंगे, अगर चार्ज करना हुआ हम यूज कर रहे हैं तो। अब ऐसा नहीं है, यानी कि जितने भी चार्जेस जो इस पे लगेंगे, चार्जेस का मतलब ये चार्ज और वो चार्ज में फर्क है। ये चार्जेस का मतलब कि कुछ पैसा वगैरह अगर इसमें लग रहा है, कभी कुछ काम कर रहे हैं, तो वो आप क्या करिएगा, आप ही बियर करिएगा, वो बियर नहीं करेगा जब तक क्या होता है वो सेल नहीं हो जाता है। इसके बाद आते हैं भैया कि अब मान लो कि अगले हफ्ता आया तो उसको पोजीशन भी देना पड़ेगा। पोजीशन देना पड़ेगा मतलब कि हम अपने पास से कहेंगे सर आपकी अमानत है, आप ले जाइए, यानी कि जब आएगा अगले हफ्ते तो हम नहीं बोलेंगे अरे महाराज अब एक दो दिन और चला दिया, ऐसा नहीं। राउदी राठौर में अगर आप देखे होंगे उसमें तो एक सीन है कि 2 दिन बाद आप आना, जब अक्षय कुमार आता है इंस्पेक्टर की वाइफ को ले जाना। तो ऐसा नहीं, एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा आप मतलब वैसा रिलेट नहीं करिएगा, वो इंटेंशन नहीं था। मतलब एग्जाम्पल है कि भैया हम आ रहे हैं तो आप ये नहीं बोलोगे कि आप 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, आप क्या करोगे, आप प्रोपोजिशन दोगे इसको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब राइट्स भी आएगा कुछ, हम ड्यूटी है तो राइट्स क्या आएगा कि मान लो कि भैया यहाँ पे बोला कि कलेक्ट द रेंट्स एंड द प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ओनर से पास टू द बायर। अब मान लो कि एक हफ्ते जो मेरे पास है अभी, या उसके पहले बोला आप इसके अगले हफ्ते ही आएंगे और क्या करेंगे कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो तब तक जो इससे रेंट आ रहा है, जो कुछ आ रहा है, वो क्या करेंगे हम अपने पास रखेंगे, रेंट फ्रॉम प्रॉफिट। वो उसका हक नहीं बनता, वो मेरा हक है। उसके बाद बोला गया है कि अगर हम ओनर से उसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो उसके बाद जो अमाउंट है उसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं। यानी कि आशीष जो 10,000 बोला था उसमें से आशीष क्या करता है कि मुझे 5,000 ला के दे देता है और बोलता है कि 5,000 मैं, आप जब मोबाइल दे दोगे तो मैं दे दूंगा। मैं अगले वीक जाता हूँ, बोलता हूँ आशीष रंजन ये लीजिए मोबाइल, आशीष बोलते हैं कि यार आप तो दोस्त हैं, छोड़िए ना, 500 छोड़ दीजिए। तो ये मेरा अब राइट बनता है कि मैं क्लेम कर सकता हूँ भैया कि भैया मेरा पैसा, दिमाग खराब है तो 5,000 रुपया नहीं दोगे तो, मतलब रो के नहीं, हक से मांग सकते हैं, कॉलर पकड़ के नहीं, गलत हो जाएगा। दोस्त है, रिक्वेस्ट करके मांग सकते हैं कि भाई दे दो ना प्लीज, जरूरी है, नहीं समझ रहे हो, सीसीडी जाना है। इसके बाद आएंगे तो लाइबिलिटीज ऑफ बायर। और बायर की भी कुछ लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी क्या है कि डिस्क्लोज टू द सेलर एनी फैक्ट विद रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी दैट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब मान लो कि भैया आप आए हैं उनके पास, अगर आपको पता है कि हाँ इस प्रॉपर्टी को अगर एक वो अपने पास रखेगा या इस तरीके से होगा, तो आप इसके कुछ ऐसा वैल्यू है जो मुझे नहीं पता है, तो आप बता दो कि यार इसको ऐसा रखो ना और ज्यादा पैसा मिलेगा, अभी एक हफ्ता है ना, तब तक एंजॉय करो। दूसरा चीज बोला कि भैया पे टू सेलर द परचेज मनी एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द सेल, यानी कि जो 500 रुपया वो नहीं दे रहा था कि उसको देना ना पड़ेगा, लिखा ना है यहाँ पे कि उसको देना पड़ेगा। तो जो 10,000 रुपया का हमारा डील हुआ था इस मोबाइल का, उसको देना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि टू बियर एनी लॉसेज दैट अराइजेस फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन इंजरी टू डिक्रीज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द ओनरशिप हैज पास टू द बायर। मान लो कि भैया हमने ओनरशिप पास कर दिया, अब आशीष की वो संपत्ति है, अब गिर गया, फुट गया, कुछ भी हो गया, अब ये थोड़ी बोलेगा कि अरे आपका मोबाइल जो था ना प्रियांशु जी, तो बोले हाँ भाई गिर गया है, 2,000 रुपया दे दीजिएगा बनाने के लिए। अब हम कहा दे भैया, आपकी प्रॉपर्टी है, ओनरशिप हम ट्रांसफर कर दिया, आप जानिए। तो भैया यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज बनेगी, मेरी कुछ लाइबिलिटीज नहीं बनेगी। इसके बाद आता है कि टू पे ऑल द पब्लिक चार्जेस एंड रेंट दैट बिकम्स पेएबल आफ्टर द ओनरशिप। अब इसके बाद अगर इस पे कुछ चार्ज लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो आप पे करिएगा भैया, मेरा क्या है। तो ये बायर की ड्यूटी है, जिसके पास गया है वो इसको पे करेगा आप। इसके बाद हम बात करेंगे राइट्स ऑफ बायर। उसका कुछ राइट है, बिल्कुल राइट है, क्या नहीं राइट होगा भैया। तो बोला है कि जब ओनरशिप पास हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या करता है भैया कि कोई भी लॉफुल एक्शन ले सकता है, कुछ भी लॉफुल काम कर सकता है इसके वैल्यू को इंक्रीज करने में। उसमें हम नहीं बोलेंगे जाके कि यार देखो ये तुम क्या कर रहे हो, तो गलत हो गया। यानी कि मान लो कि हम आशीष को एक हाउस सेल कर रहे हैं अपना, अब उस हाउस पे क्या कर रहा है, पूरा हाउस अगर सब बिल्डिंग सेल कर दिया, अब उसके ऊपर वो एक फ्लोर बना रहा है कि वो हम रेंट पे दे देंगे,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ बिहार में भी हॉस्टल सबको नहीं मिलता है, मे बी इस ईयर से सबको मिलने लगेगा। तो हम सोच रहे हैं कि भाई बगल में ही तुम हमको दिए हो जो अपना फ्लैट हुआ, उसके ऊपर फ्लैट बना के और दे देंगे, बच्चा सब रहेगा वहीं पे, और टिफिन सिस्टम चलाएंगे, जो मेस वाला खिलाता है उससे अच्छा खिलाएंगे, ऐसा प्रचार प्रचार कर दे रहा है। हमको लगा कि यार हमसे तो धोखा हो गया, हम जाकर बोलेंगे आशीष ये तो गलत चीज है, आशीष बोलेगा गलत चीज नहीं है क्योंकि लॉ हम भी पढ़ रहे हैं। तो ये चीज होगा कि भैया आप उसमें कुछ भी वैल्यू एड ऑन कर सकते हो और जो भी लॉफुल एक्शन कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में शराबबंदी आप क्या कहते हैं उसमें तो गलत चीज है, ये सब नहीं। तो हाँ बाकी चीज चला सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कि where the buyer has paid the purchase money he can compel the seller for the registration of the sale। अगर वो परचेज कर दे रहा है भैया तो उसके बाद वो बार बार रद्द करेगा कि नहीं भैया अब आप ये रजिस्ट्रेशन क्या करिए, जल्दी ट्रांसफर करिए, ये करिए, मतलब उसका हक बनता है। तो यही सब कुछ था कलेक्चर में। बहुत ज्यादा डीप तो जाना ही नहीं था हमें, लेकिन ठीक ठाक चलेगा, फिर भी ऐसा कोई नहीं है कि बहुत कम देर का लेक्चर बना है, ठीक ठाक बना है लेक्चर। तो पढ़िए इसको आराम से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आराम से मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी राइट जो हम इकोनॉमिक टर्म्स में उसको देख पाए, डिनोट कर पाए, ये सब चीज अपना आराम से एकदम पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छे से तैयारी होगी लीगल स्टडीज की, और फेल्योर से कभी डरना नहीं। क्योंकि मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस अगर 2 मिनट में आपको शेयर कर देता हूँ, हुआ क्या था कि सीयूईटी सीयू सेट जब मैंने दिया था और मैं जब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ बिहार में आया था, गया में है, तो मुझे भी ऐसा प्रिजम्पशन हुआ था यार कि कहाँ ही चले आए, क्यों ही आए, मतलब इतना, मतलब बाकी कॉलेजेस भी मिल रहे थे कहीं कहीं, क्लैट में भी या कहीं और, एमएससीटी भी मुंबई महाराष्ट्र में, बट क्यों ही आ गए। लेकिन जब हम आए तो ये फील हुआ कि नहीं यार सही जगह है, क्योंकि फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, ये लॉ के भी अच्छे हैं, या जो नॉन लॉ सब्जेक्ट हैं उसके भी फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, टाइम मिलता है हमें। तो पहले ये क्या लगता था कि फेल्यूर है, बट अब लगता है यार कि बहुत सही चीज है। यानी कि हमने क्या प्रिटेंड किया था कि ये फेल्यूर की तरह ही है, बट अब लगता है यार कि नहीं यार कंपटीशन तो टाइट है, यहाँ भी सब कुछ पढ़ना है और माहौल अच्छा है। तो इसीलिए फेल्योर से डरना नहीं चाहिए, गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए। यार एक बार नहीं हुआ सिलेक्शन, यार नहीं हुआ। कल ही मैं देख रहा था तो एक डेटा आया था कि शायद 200 कुछ लोग पे एक सीट है, मतलब यूईटी में, अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ बिहार की बात करें, यानी कि यूजी में अगर लॉ में लोग आ रहे हैं तो 200 लोग हैं, तो उसमें एक सीट में मतलब 200 लोग लड़ रहे हैं। तो ठीक है 199 का अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो क्या वो फेल कर जाएंगे? अरे नहीं हुआ यहाँ तो और बढ़िया जगह हम काम करेंगे। लेकिन कोशिश करिए कि बेहतर करे, और कोशिश करें कि भैया जहां मेरा डिमेरिट है वहां हम देख लेंगे किस तरीके से करें। और लास्ट 25 डेज है, तो मेरा अपना ये सजेशन रहेगा आपको कि रिवीजन करिए, सेट बनाइए, क्योंकि सेट में अगर आज आपका 20 नंबर ही आता है 100 में, तो 10 दिन बाद यही 50 नंबर हो जाएगा, और 20 दिन बाद यही 65 हो जाएगा, और 22-23 दिन गया अगर 67, 72 तक हो गया, आप इजिली उसको स्कोर कर दीजिएगा। 100 में बता रहा हूँ, आप उसको 400 से चेक करके देख सकते हो। तो इसीलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ टेंशन ये नहीं, क्योंकि टेंशन भी कभी कभी जरूरी है, प्रेशर में काम करना मजा आता है कभी कभी। तो थोड़ा बहुत पढ़िए, लीगल स्टडीज में एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम बहुत ज्यादा टेंशन लेने का काम नहीं, क्योंकि टेंशन हम भी नहीं ले रहे हैं। देखिए एकदम जॉली मोड से हम आपके साथ इंटरेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी पता है कि आपको बहुत ज्यादा लॉ में डीप जाना नहीं है, और मैं बहुत ज्यादा डीप जाना नहीं चाहता हूँ। बाकी ठीक है, मिलके कोशिश करते हैं, अच्छा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ सजेशन है मेरे लिए, कुछ एडवाइस है मेरे लिए, तो आप बिल्कुल मेरे इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हो, इस कमेंट में भी आप मैसेज कर सकते हो, जहां आपको मन करे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर खराब भी लग रहा है एकदम लिख दो भैया, गया लेक्चर आपका खराब है यार, बदलिए, सब हटाइए इनको, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए भी। लेकिन हाँ आपको जहाँ क्वेश्चन चाहिए बिल्कुल हम लोग हैं वहां पे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि फैकल्टीज बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं बाकी। तो प्लीज मुझे मोटिवेट रखिए एकदम, क्योंकि लीगल स्टडीज मेरे हाथ में ही है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।